हेलो फ्रेंड्स, एडुनामा में आपका स्वागत है। आज हम एक और धमाकेदार वीडियो के साथ आए हैं जिसमें महत्वपूर्ण संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951, ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध मतलब प्रोविजन बनाने हेतु राज्यों को शक्तियां दी गई। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था की गई थी। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। भूमि सुधार तथा लैंड रिफॉर्म्स तथा न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू से जुड़े अन्य कानूनों की 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था। तो 9वीं अनुसूची है जो प्रथम संविधान संशोधन से ऐड किया गया था। अनुच्छेद 31 में दो उपखंड 31 का और 31 ख जोड़े गए थे। तो अनुच्छेद 31 में दो उपखंड 31 का और 31 ख जोड़े गए थे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के 3 आधार जोड़े गए। ये लोक आदेश जैसे कि अपराध करने के लिए उकसाना तथा विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबंधों को और तर्क संगत बनाए और इस प्रकार ये न्याय योग्य बना दिए गए। यह व्यवस्था की गई कि राज्य ट्रेडिंग और राज्य द्वारा किसी व्यवसाय या व्यापार के राष्ट्रीयकरण को केवल इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि यह व्यापार या व्यवसाय के अधिकार का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो ये हम देख लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951। अब हम देखते हैं चौथा संशोधन अधिनियम जो 1955 में हुआ था। निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दिए जाने वाले भत्ते क्षतिपूर्ण की मात्रा को न्यायालयों की जांच के दायरे से बाहर कर दिया गया। राज्य को किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार दिया गया या प्राधिकृत किया गया। 9वीं अनुसूची में कुछ और कानून जोड़े गए, कुछ और अधिनियम जोड़े गए थे। अनुच्छेद 31 कानूनों का संरक्षण के दायरे को विस्तृत किया गया। अनुच्छेद 31 में जो कानून दिए गए थे उसको दायरे को विस्तृत किया गया। अब हम देखेंगे 7वां संशोधन 1956 में हुआ था, जिसके ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। अब हम देखते हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। यह कारण क्या था? यह संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट को तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू करने के लिए किया गया था। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। द्वितीय तथा 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति का भाग ख भाग की गई और इनके स्थान पर घ ग और भाग 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेशों की स्वीकृति दी गई। ठीक है, तो टोटल कितने याद रखिएगा? टोटल 14 और 6, टोटल 14 और 6 स्टेट्स। ठीक है, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी है जो बनाया गया। उच्च न्यायालयों को न्याय क्षेत्र का विस्तार है जो संघ शासित प्रदेशों तक किया गया। हाईकोर्ट के न्याय क्षेत्र जो जुरिस्डिक्शन था उसका विस्तार है जो संघ शासित प्रदेशों तक किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाईकोर्ट की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। किसमें? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में। ठीक है, और उच्च न्यायालय में अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था भी की गई थी 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखते हैं 9वां संशोधन अधिनियम 1960। इसके कारण क्या थे? भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए समझौतों के अनुसरण में पाकिस्तान को कतिपय राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण करने की दृष्टि से यह संशोधन किया गया था। इस समझौते के बाद संघ ने इस मामले को उच्चतम न्यायालय के पास भेजा मैंने सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 3, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के भू क्षेत्र को घटाने की भाग को किसी संसद की शक्ति भारत के किसी दूसरे देश को सौंपने के मामले पर लागू नहीं होती। तो अनुच्छेद 3 है जो ध्यान रखिएगा, यह किसी भी देश के है जो भू क्षेत्र को घटाने बढ़ाने के संबंधित है, जो प्रावधान से संबंधित है। अतः किसी भारतीय भूभाग को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। ठीक है, तो 3 के तहत ऐसा अलाउ नहीं है, जबकि 368 के द्वारा संसद को यह अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन करके ऐसा कुछ विदेशी राज्य को कुछ भी टेरिटरी अपना सौंप सकता है। पश्चिम बंगाल में स्थित बेरूबारी संघ राज्य क्षेत्र को भारत पाक समझौता 1958 के तहत पाकिस्तान को सौंप दिया गया, जो बाद में
1971 से बांग्लादेश में शामिल हो गया। अब हम देखेंगे 10वां संशोधन अधिनियम 1961। 10वां संशोधन अधिनियम 1961, इसके संशोधन क्या क्या किए ये देखते हैं। इसमें दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। तो दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में किससे जोड़ा गया था? 10वां संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया था। अब देखते हैं 11वां संशोधन अधिनियम 1961। इसमें क्या संशोधन किया गया? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव किए गए। इसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 11वें संशोधन अधिनियम 1961 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव किए गए। इसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचन मंडल के में रिक्तता के आधार पर, खाली स्थान के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। 12वां संशोधन अधिनियम देखते हैं। इसमें गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। किसमें? गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में 12वां संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया। 13वां संशोधन अधिनियम 1962 में आया था। इसमें नागालैंड को, किसको? नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया तथा इसके लिए विशेष उपबंध भी किए गए। 13वां संशोधन अधिनियम नागालैंड, याद रखिए 13वां नागालैंड, 12वां गोवा, दमन और दीव। आप देखते हैं 14वां संशोधन अधिनियम जो 1962 में किया गया था। पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था 14वां संशोधन अधिनियम 1962 से। और संघ शासित प्रदेशों जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव तथा पुडुचेरी के लिए विधानमंडल तथा मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। तो आप ध्यान रखिएगा कब हुआ था ये 14वां संशोधन अधिनियम 1962 में किया गया। पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया और संघ शासित प्रदेश जैसे उस समय के थे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव तथा पुडुचेरी के लिए भी विधानमंडल, विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि पहले हिमाचल प्रदेश अभी राज्य है, मणिपुर राज्य है, त्रिपुरा राज्य है, गोवा, दमन एवं दीव अभी भी केंद्र शासित प्रदेश ही है, पुडुचेरी अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहले जो कुछ स्टेट जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, ये सब सारे यूनियन टेरिटरी थे, अब राज्य में बदल गए हैं। 17वां संशोधन अधिनियम 1964 में किया गया था। इसमें यदि भूमि का बाजार मूल्य बतौर मुआवजा न दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए भू अधिग्रहण प्रतिबंधित कर दिया गया। 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल में 44 अतिरिक्त अधिनियमों की बढ़ोतरी की गई, मतलब जोड़ा गया। ठीक है, तो 9वें अनुसूची में जो भी आर्टिकल, एक्ट या जो बिल है जो उसको पास करके डाल दिया गया वो है जो उस पर है जो जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट उसको है जो उस पर रिव्यू नहीं कर सकती थी, उस पर कानून का मतलब कोई भी उस पर एक्शन नहीं ले सकती थी। आप देखेंगे 18वां संशोधन अधिनियम 1966। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि संसद की नए राज्य के निर्माण की शक्ति का अर्थ यह भी है कि या इसमें निहित कि संसद किसी दूसरे राज्य या संशासित प्रदेश के किसी भाग को किसी दूसरे राज्य या संशासित प्रदेश के साथ जोड़कर नया राज्य बना सकती है। तो 18वें संशोधन अधिनियम 1966 में यह प्रोविजन दिया गया। इसी दौरान पंजाब और हरियाणा नामक 2 नए राज्य बनाए गए। तो पंजाब और हरियाणा कब नए राज्य बनाए गए? 1966 में। और याद रखिए गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्य बनाए गए कब? 1960 में। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में किया गया। इसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले मूलतः कितने थे? 14 थे। ठीक है, 14 है जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए 8 शेड्यूल में, 8वीं शेड्यूल में दिया गया था 8वीं अनुसूची में। लेकिन उसके बाद सिंधी भाषा को जो 15वीं थी भाषा के रूप में शामिल किया गया 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा। अब हम देखते हैं 24वां संशोधन अधिनियम 1971। संसद को यह शक्ति दी गई कि वह अनुच्छेद 13 और 367 में संशोधन कर मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो 24वां संशोधन अधिनियम 1971 ये पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखिएगा कि संसद को यह शक्ति दी गई कि वह अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स को सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी देने के लिए बाध्य कर दिया गया, अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य कर दिया गया संविधान संशोधन बिल पे राष्ट्रपति को। ठीक है, ये कब हुआ था? ये 24वां संशोधन अधिनियम 1971 में। तो ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है डायरेक्ट।
संविधान संशोधन विधेयक पे, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, उस पे राष्ट्रपति को मंजूरी देने के लिए बाध्य कर दिया गया, अपनी स्वीकृति देने को बाध्य कर दिया गया था। अब देखते हैं 25वां संशोधन अधिनियम 1971। संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती की गई। जो प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, उसमें कटौती की गई। यह भी व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 39 ख में या निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने के लिए वर्णित नीति नहीं बनाए गए किसी विधि को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दी गई गारंटी का उल्लंघन करता है। तो 14, 19 और 31 जहां जहां ये लगेगा वो है जो 39 ख, जिसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार में, वहां पे है जो कुछ कटौती की गई थी। अब हम देखेंगे 26वां संशोधन अधिनियम 1971। तो 26वां संशोधन अधिनियम कब आया था? 1971 में आया था। इसके तहत क्या हुआ था? देशी राज्यों के भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकार तथा प्रिवी पर्स की सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया था। इसके तहत देशी राज्यों के भूतपूर्व नरेश होते थे, उसके विशेष अधिकार तथा प्रिवी पर्स की सुविधा को समाप्त कर दिया गया था। अब देखते हैं 31वां संशोधन अधिनियम 1972। वर्ष 1971 की जनगणना के तहत भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 1971 की जनगणना के तहत भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई। 31वां संशोधन अधिनियम 1972। ठीक है, संशोधन क्या हुआ कि लोकसभा की सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। तो ये देखिए क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है कि किस संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया, जो अभी वर्तमान में भी है। तो ये 31वां संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं 33वां संशोधन अधिनियम 1974। अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन कर प्रावधान किया गया कि संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का त्यागपत्र अध्यक्ष सभापति केवल तभी स्वीकार कर सकता है जब वह आश्वस्त हो जाए कि त्यागपत्र ऐच्छिक या वास्तविक रूप से दिया गया हो। ठीक है, तो 33वां संशोधन अधिनियम 1974 में यह कहा गया कि अनुच्छेद 101 और 190 में, देखिए ये सेंट्रल और ये स्टेट का होता है। ठीक है, इसमें 89 अगर जोड़ दीजिएगा तो दोनों सेंट्रल और स्टेट बराबर आर्टिकल उसी संदर्भ में दिया जाता है। तो अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन कर प्रावधान किया गया कि संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का त्यागपत्र अध्यक्ष या सभापति केवल तभी स्वीकार कर सकते हैं जब वह आश्वस्त हो जाए कि त्यागपत्र है जो ऐच्छिक या बने वास्तविक रूप से दिया गया हो। तो ये 33वां संशोधन अधिनियम 1974 में दिया गया था। अब देखते हैं 35वां संशोधन अधिनियम 1975। सिक्किम को दिए गए संरक्षित राज्य के दर्जे प्रोटेक्टेड स्टेट के रूप में दर्जे को समाप्त कर दिया गया तथा उसे भारतीय संघ के एक सह राज्य का दर्जा दिया गया, सह राज्य का दर्जा दिया गया। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया तथा उसमें सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने संबंधी नियम एवं शर्तें स्पष्ट की गई। तो 35वां संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा भारतीय संघ में सिक्किम को एक सह राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। अब देखते हैं 36वां संशोधन अधिनियम 1975। तो आप याद रखिएगा, सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया यहाँ पे, और है जो पूर्ण राज्य का दर्जा बनाकर शामिल किया गया सिक्किम को। कब, किसके द्वारा? ये 36वां संशोधन अधिनियम 1975। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 35वां संशोधन अधिनियम में दिया गया था क्या, एक सह राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को, लेकिन सिक्किम को 36वां संशोधन अधिनियम 1975 में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया, मतलब कि एंटी डिफेक्शन वहां पे खत्म कर दिया गया। अब देखते हैं 38वां संशोधन अधिनियम जो 1975 में ही आया था। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम में 1975 में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को गैर बाध्य योग्य बना दिया गया। तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा को गैर बाध्य योग्य बना दिया गया। राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेशों को गैर बाध्य योग्य घोषित किया गया। मतलब इस पे है जो कानून है, माने सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है, पुनर्वलोकन न्यायिका नहीं कर सकती है। राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करने की शक्तियां दी गई। और उसके बाद 38वें संविधान संशोधन 1975 में राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपात की, नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा करने की शक्तियां प्रदान की गई। ठीक है, और राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस जारी करता था राष्ट्रपति, जैसे 123 के अंदर राष्ट्रपति, राज्यपाल 213 के द्वारा राज्यपाल है जो ऑर्डिनेंस जारी करता था, उस गैर बाध्य
योग्य घोषित किया गया, मतलब उस पर के कोई भी जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। और राष्ट्रपति का जो आपातकाल की घोषणा करेगा उसको है जो कोई भी सुप्रीम कोर्ट इस पर टिप्पणी नहीं कर सकती है। ठीक है, ऐसा बना दिया गया 38वें संविधान संशोधन 1975 में। अब देखते हैं 39वां संशोधन अधिनियम 1975। यह संशोधन इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले की प्रतिक्रिया के संदर्भ में लाया गया था जिसमें न्यायालय ने समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लोकसभा में निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया गया था। तो ये राजनारायण की याचिका पे किया गया था। ये 39वां संशोधन अधिनियम 1975 में इंदिरा गांधी की लोकसभा में निर्वाचन के अवैधानिक करार दिया गया था। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। और यहाँ पे 39वें संविधान संशोधन 1975 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। यह तय किया गया कि इनसे संबंधित विवादों का निर्धारण है जो संसद द्वारा सुनिश्चित किए गए प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, माने ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जाएगा। 9वीं अनुसूची में कुछ केंद्रीय अधिनियमों को जोड़ा भी गया। 9वीं अनुसूची में कुछ केंद्रीय अधिनियमों को जोड़ा भी गया, माने इसमें क्या, अगर 9वीं अनुसूची में कोई भी एक्ट अगर या अधिनियम कोई भी जोड़ा जाता था तो उस पर है जो सुप्रीम कोर्ट है जो कोई भी टिप्पणी या उस पर है जो कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती थी। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 42वां संशोधन अधिनियम जो 1976 में किया गया था। इसे ढेर सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी बोला जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है तथा इसने स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिशों को प्रभावी बनाया था। तो याद रखिएगा 42वां संशोधन अधिनियम 1976 किसके कहने पे, किसके सिफारिश पे प्रभावी बनाया गया? इस स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता 3 नए शब्द को जोड़ा गया। मतलब कि संविधान के जो प्रियम्बल था, प्रस्तावना था, उसमें सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट, सेकुलर तथा इंटेग्रिटी 3 नए शब्द को जोड़ा गया। एक नए भाग 4 के लिए मौलिक में नागरिकों कर्तव्यों को जोड़ा गया और 4A में है जो फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जोड़ा गया। नागरिक के कर्तव्य को जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटी को भाग 4A में। ठीक है, किसके कहने पे? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। और कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। याद रखिए, कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कब किया गया था? यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। प्रशासनिक अधिकरणों तथा अन्य मामलों के लिए अधिकरणों की व्यवस्था की गई, मतलब ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था की गई। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2001 तक लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या को निश्चित कर दिया गया। तो वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2001 तक, जिसे बाद में 2026 तक बढ़ाया गया, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या है जो निश्चित कर दिया गया। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसको जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक जांच से बाहर किया गया 42वें संविधान संशोधन में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू तथा रीट, न्याय क्षेत्र की शक्तियों में कटौती की गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू तथा रीट जारी करने के जुरिस्डिक्शन पावर को है जो कटौती की गई। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और उसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की कार्यकाल में पहली बार जो 5 वर्ष से लेकर के पहले, अभी जो 5 वर्ष है वो है जो उस समय, उसके पहले भी 5 वर्ष था, लेकिन 5 वर्ष से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई थी। किसके द्वारा? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा की गई थी व्यवस्था। लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये पुनः है जो 5 वर्ष को कर दिया गया। यह व्यवस्था की गई कि डीपीएसपी के क्रियान्वयन हेतु बनाए गए कानूनों को इस आधार पर अवैध करार नहीं दिया जा सकता है कि ये कानून मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। ठीक है, तो यह व्यवस्था भी बनाई गई कि डीपीएसपी के क्रियान्वयन करने हेतु बनाए गए कानूनों को इस आधार पर अवैध करार नहीं किया जा सकता कि ये कानून है जो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। ये 42वें संविधान संशोधन में दिया गया। संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए विधि बनाने की शक्ति दी गई तथा यह स्पष्ट किया गया कि ये कानून है जो मौलिक अधिकारों से प्रभावित नहीं होंगे। तो संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए विधि बनाने की शक्ति, लॉ बनाने की शक्ति दी गई तथा यह स्पष्ट किया गया कि ये कानून है जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित नहीं करेंगे।
3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। ठीक है, 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी जो आयरलैंड से लिया गया है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण करना, ये 3 नए नीति निर्देशक तत्व है जो जोड़े गए थे। समान न्याय, इक्वल जस्टिस एंड फ्री जो लॉ एडवाइजरी दिया गया। ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, पार्टिसिपेशन ऑफ जो इंडस्ट्री लेबर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, पर्यावरण संरक्षण एनवायरमेंट प्रोटेक्शन तथा ये संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण प्रदान करना, ये 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। भारत के किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा, नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा की व्यवस्था की गई। और 42वें संविधान संशोधन हम देख रहे हैं, और इसमें भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की व्यवस्था की गई। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक कर दिया गया। तो किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, स्टेट इमरजेंसी लग जाता है, तो उसकी अवधि को एक बार में 6 माह से बढ़ाकर अब 1 वर्ष तक कर दिया गया, मतलब 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है एक बार में। किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए केंद्र को सशस्त्र बलों को भेजने का अधिकार शक्तियां दी गई थी। 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची, स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में भेजा गया। ये सब जो लिस्ट सूची है वो 7वें शेड्यूल में दिया गया है। 7वें शेड्यूल में राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्ती सूची का जिक्र किया गया, जिसमें 100 विषय है जो केंद्र सूची में है, राज्य सूची में 61 विषय और संवर्ती सूची में 52 विषय आते हैं। तो 5 विषयों को राज्य सूची से, कितने विषयों को, 5 विषय क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में भेजा गया। ये कौन कौन थे? ये शिक्षा था, एजुकेशन, वन, फॉरेस्ट, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल एवं न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन। तो ये 5 विषय को है जो राज्य सूची से संवर्ती सूची में भेजा गया। शिक्षा, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल एवं न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन, ये सारे प्रोविजन है जो राज्य सूची से संवर्ती सूची में भेजा गया। संसद एवं राज्य विधान सभाओं से कोरम की आवश्यकता की समाप्ति की गई। और संसद एवं राज्य विधान सभाओं से कोरम, जो कोरम होता है गणपूर्ति, जो 1/10 होता है, वो उसकी आवश्यकता को समाप्त की गई। किससे? 42वें संविधान संशोधन से। अखिल भारतीय विधि सेवा के सृजन की व्यवस्था की गई। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस AIJS के सृजन की व्यवस्था की गई। किससे? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। जांच के बाद दूसरे चरण में प्रतिनिधित्व करने के किसी सिविल सेवक के अधिकार को हटाकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया को छोटा कर दिया गया। प्रस्तावित दंड के संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखते हैं। आप देखते हैं 43वां संशोधन अधिनियम 1997 में किया गया। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू तथा रिट जारी करने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्राधिकारों को पुनः स्थापित कर दिया गया। तो जुडिशियल रिव्यू तथा रिट जारी करने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्राधिकार को पुनः स्थापित कर दिया गया, जो पहले कटौती किया गया था 42वें संविधान संशोधन में। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संदर्भ में विधि बनाने की संसद की विशेष शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संदर्भ में विधि बनाने की संसद की विशेष शक्ति को समाप्त कर दिया गया। किससे? 43वां संशोधन अधिनियम 1977 से। 1977 यहां पे याद रखिएगा। अब हम देखते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट 44वां संशोधन अधिनियम 1978 में किया गया था। लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं के वास्तविक कार्यकाल को पुनः स्थापित कर दिया गया, अर्थात पुनः है जो 5 वर्ष 6 वर्ष से कर दिया गया, जो 6 वर्ष है जो 5 वर्ष से 6 वर्ष बढ़ाया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। संसद एवं राज्य विधान मंडलों में कोरम की व्यवस्था को पूर्ववत रखा गया, माने 1/10 रखा गया। संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटा दिया गया। संसदीय विशेष अधिकार के संबंध में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटा दिया गया। संसद एवं राज्य विधानमंडलों की कार्यवाहियों
कि खबरों को समाचार पत्रों में प्रकाशन को संवैधानिक संरक्षण दिया गया। तो संसद एवं राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही हो, जो एक्शन वहां पे कुछ भी काम होता था, उसकी खबरों को समाचार पत्रों में प्रकाशन को संवैधानिक संरक्षण दिया गया। कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार करने के लिए एक बार लौटाने की राष्ट्रपति की शक्ति प्रदान की गई। वापस भेजने या परंतु पुनर्विचारित सलाह को राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। देखिए, पहले कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता था, बाध्य था राष्ट्रपति कि आपको अगर है जो कैबिनेट जो बोलेगा आपको साइन करना ही पड़ेगा। लेकिन जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा व्यवस्था किया गया कि यदि कैबिनेट के द्वारा भेजा गया कोई बिल है, उस पर है जो या कोई भी रिकमेंडेशन है, तो उसको है जो राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है कैबिनेट को, और बाद में अगर दोबारा कैबिनेट फिर से वही या कुछ सुधार करके भेजता है तो राष्ट्रपति को उसको साइन करने के लिए वो बाध्य होगा। अध्यादेशों को जारी करने के संदर्भ में राष्ट्रपति, राज्यपालों एवं प्रशासकों की अंतिम संतुष्टि वाले उपबंध को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी समाप्त कर दिया गया ऑर्डिनेंस पावर को, पूरी तरह से नहीं, बाद में इसे बढ़ाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की कुछ शक्तियों को पुनः बहाल कर दिया गया। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक, ठीक है, आंतरिक शब्द को रखा गया, आंतरिक विद्रोह को रखा गया। सशस्त्र विद्रोह के स्थान पे राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने की व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति के द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल 352 आर्टिकल 352 के द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वो कैबिनेट की लिखित सिफारिश पे ही अब घोषणा करने की व्यवस्था की गई 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। राष्ट्रपति शासन तथा राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा के उप सेफगार्ड्स भी स्टार्ट किए गए। ठीक है, मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को बार बार पूछा गया है क्वेश्चन कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा उसे केवल एक विधिक अधिकार, लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के रूप में रखा गया। आर्टिकल 300A याद रखिएगा। तो आर्टिकल 300A में अभी ये राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। और पहले ये संपत्ति का अधिकार क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, एक फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया। आर्टिकल 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकने की व्यवस्था की गई। तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में ऐसा व्यवस्था किया गया कि सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, लेकिन 20 और 21 है जो नहीं खत्म होंगे। उस उपबंध को हटा दिया गया जिसने न्यायपालिका की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय देने की शक्ति छीन ली थी। तो उस उपबंध को भी हटा दिया गया जिसने जुडिशरी को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अध्यक्ष के कोई अगर निर्वाचन संबंधी विवाद होता था उस पर निर्णय देने की शक्ति छीन ली गई थी पहले के द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसे पुनः बहाल किया गया। अब हम देखते हैं 50वां संशोधन अधिनियम 1984। संसद को खुफिया संगठनों या सशस्त्र बलों या खुफिया सूचना हेतु स्थापित दूरसंचार प्रणालियों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति दी गई। ठीक है, ये 50वां संशोधन अधिनियम 1944 के द्वारा की गई। और याद रखिए 1984 में ही इंदिरा गांधी के डेथ के बाद जो थर्ड, ठीक है, 1984 में इंदिरा गांधी को मर्डर हुआ था और उसके बाद ही है जो रिसर्च एनालिसिस विंग की स्थापना की गई थी। अब देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट 52वां संशोधन अधिनियम 1985। 52वां संशोधन अधिनियम 1985 के लाया गया। इसमें दल राजनीति, राम और आया राम गया राम तथा दल बदल को रोकने के लिए किया गया था, दल राजनीति को खत्म करने के लिए किया गया था। ठीक है, ये 52 संशोधन अधिनियम 1985 एंटी डिफेक्शन जिसे बोलते हैं। संसद तथा विधानमंडलों के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने की व्यवस्था की गई तथा इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची। और इसमें यह भी शामिल किया गया कि यदि 2/3 अगर कोई 2/3 अगर कोई भी पार्टी का सदस्य है जो यदि किसी भी पार्टी में मिलता है तो उसकी सदस्यता खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर कोई अकेला यदि किसी दूसरे पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दी जाएगी। 58वां संशोधन अधिनियम 1987 में आया था। राष्ट्रपति को संविधान का प्राधिकृत हिंदी पाठ प्रकाशित कराने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 394 में।
तो राष्ट्रपति को संविधान का प्राधिकृत हिंदी पाठ प्रकाशित कराने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 394 में। ये 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987 के द्वारा किया गया। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 61वां संशोधन अधिनियम 1989। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु है जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 65वां संशोधन अधिनियम 1990 देखते हैं। एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग में नेशनल कमीशन में विशेष अधिकारी के स्थान पर एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। जैसे शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति आयोग ऐसे बनाए गए 65वां संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा। अब देखते हैं 69वां संशोधन अधिनियम 1991। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे बनाया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर या नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली बनाया गया। कब? 69वां संशोधन अधिनियम द्वारा 1991 में। दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई। तो दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। अभी वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। 71वां संशोधन अधिनियम 1992 में आया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये भाषा से संबंधित है। तो टोटल जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भाषा कितने थे? 14 थे। ठीक है, इसको बाद में 15वां था, सिंधी भाषा को ऐड किया गया। बाद में फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही 15 + 3 18 हो गए। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, भाषा के जोड़ने के साथ ही 18 हो गया। अब 73वां संशोधन अधिनियम 1992 देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कब आया था? 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में आया था। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया गया इसके द्वारा। इसके लिए नाम से नया भाग पंचायत है जो पार्ट 9 में जोड़ा गया तथा 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई जिसमें 29 विषय ऐड किया गया। 29 विषय ऐड किया गया पंचायती राज में। और आगे देखते हैं 74वां संशोधन अधिनियम 1900। शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया। इसके तहत पार्ट 9A है जो शामिल किया गया। इसे नगर पालिका कहा गया तथा एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसके तहत कितने विषय? 18 विषय रखे गए। तो याद रखेगा, पंचायती राज में 29 विषय रखे गए और जो शहरी स्थानीय निकाय था उसमें 18 विषय, म्यूनिसिपैलिटीज में 18 विषय रखे गए। ये 12वीं अनुसूची में है। 77वां संशोधन अधिनियम 1995 में आया था। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के एससी और एसटी को सरकारी नौकरियों में पद उन्नति के मामले में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। किसके? 77वां संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा। उस संशोधन से प्रोन्नति के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया गया था। अब देखते हैं 80वां संशोधन अधिनियम जो 2000 में आया था। इस संशोधन के तहत केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे की वैकल्पिक व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई, जिसमें यह भी कहा गया था कि केंद्रीय करों और शुल्कों को 29% राज्यों के बीच बांट दिया जाना चाहिए। तो ये किसमें कहा गया था ऐसा? 80वां संशोधन अधिनियम 2000। अभी 15वां वित्त आयोग है, उसके चेयरमैन कौन है? नंद किशोर सिंह, NK सिंह। ठीक है। 81वां संशोधन अधिनियम 2000 देखते हैं। इस संशोधन के तहत राज्यों को अधिकृत किया गया कि वह किसी वर्ष खाली पड़ी हुई आरक्षित सीटों को अलग से रिक्त सीटें मान ले तथा उन्हें अगले किसी वर्ष में भरे जाने की व्यवस्था करे। इसी तरह की अलग से रिक्त पड़ी सीटों को उस वर्ष भरी जाने वाली सीटों जो कि 50% आरक्षण की सीमा को पूरी करती है के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है। इस तरह इस संशोधन में बैकलॉग पदों जो वैकेंसी से पहले का उसमें आरक्षण की 50% की सीमा को समाप्त कर दिया गया। 82वां संशोधन अधिनियम 2000 में आया था। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए केंद्र एवं राज्यों की लोक सेवाओं में पद उन्नति में आरक्षण के संदर्भ में परीक्षा में अर्हता के माने क्वालिफिकेशन के अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों में ढील देने की व्यवस्था की गई थी। किसके द्वारा? 82वां संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा।
अब हम देखते हैं 84वां संशोधन अधिनियम 2001। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के पुनर्निर्धारण पर अगले 25 वर्षों तक मान 2026 तक के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया गया। इसका उद्देश्य जनसंख्या को सीमित करने के उपायों को प्रोत्साहित करना था। 84वां संशोधन अधिनियम 2001 में आया था। यह लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के पुनर्निर्धारण जो पहले 1971 में किया गया था जनसंख्या के आधार पर, वो अगले 25 वर्षों तक 2026 तक के लिए प्रतिबंधित किया गया। इसका उद्देश्य जो जनसंख्या को सीमित करने के उपायों को प्रोत्साहित करना था। दूसरे शब्दों में लोकसभा तथा विधानसभा में सीटों की संख्या को वर्ष 2026 तक वही रखा गया, ये समझ सकते हैं। यह व्यवस्था की गई कि राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण तथा युक्तिकरण वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर ही होगा। ठीक है। 85वां संशोधन अधिनियम 2001 में आया था। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सरकारी सेवकों को पद उन्नति में आरक्षण के संदर्भ में परिणामिक वरिष्ठता कंसेक्वेंशियल सीनियोरिटी को जून 1995 से पूर्वव्यापी प्रभाव से मानने की व्यवस्था की गई। मैंने पहले एंटीसीडेंटल के रूप में मानने से की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। 85वां संशोधन अधिनियम 2001 एससी और एसटी के लिए था, ये पद प्रमोशन के लिए था। अब हम देखते हैं 86वां संशोधन अधिनियम 2002। अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 21A में, तथा नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को है जो बदल दिया गया। अनुच्छेद 21 में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A में जो 45 में दिया गया था उस वस्तु को लाकर 21A में डाल दिया गया। आप देखते हैं 87वां संशोधन अधिनियम 2003। राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण तथा युक्तिकरण का आधार वर्ष 2001 की जनगणना को बनाया गया। इससे पहले 84वें संशोधन 2001 के तहत वर्ष 1991 की जनगणना को आधार बनाया गया था और सबसे पहले 1971 की जनगणना को बनाया गया था। तो राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण तथा युक्तिकरण डिलिमिटेशन का आधार वर्ष 2001 की जनगणना को बनाया गया। इससे पहले 84वें संशोधन के तहत वर्ष 1991 की जनगणना को आधार बनाया गया था। ये 87वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ऐसा किया गया। अब हम देखते हैं 89वां 89वां संशोधन अधिनियम 2003 में आया था, उसको देखते हैं। अनुसूचित जाति एससी एवं एसटी अनुसूचित जनजाति एससी एवं एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 में 388 नहीं है, 338 है, और 338A मतलब कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है जो आर्टिकल 338A में, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 में दिया गया। और ऐसा याद रखिएगा कब दिया गया, 89th अमेंडमेंट 89th 2003 में। ठीक है। NCSC और NCST ये 338A और ये 338A। ठीक है। 338A ये और 338 सिर्फ ये NCSC 338 NCST है जो 338A में दिया गया। 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। ये देखिए बार बार पूछे जाने वाले 91वां संशोधन अधिनियम 2003 में आया था। इसमें क्या संशोधन किया गया था कि मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आकार को साइज को सीमित करने के लिए दल बदलुओं को सार्वजनिक पद प्राप्त करने से रोकने तथा दल बदल कानून को और मजबूत करने हेतु निम्नलिखित प्रावधान किए गए। केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित, याद रखें, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल क्षमता या सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया कि 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ऐसा प्रोविजन दिया गया कि केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल क्षमता या सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो वह सदस्य मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य या निरर्हक होगा, अयोग्य होगा। ठीक है। किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। तो याद रखिएगा, ये
91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में ऐसा दिया गया है कि किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, और परंतु किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या है जो 12 से कम भी नहीं होगी। राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से हो या यदि दल बदल के आधार पर आयोग ठहराया जाता है तो वह मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य होगा। ठीक है। संसद या राज्य विधानमंडलों के किसी भी सदन का कोई भी पार्टी का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर यदि अयोग्य करार दिया जाता है तो वह सदस्य लाभ के किसी भी राजनीतिक पद के लिए भी अयोग्य माना जाएगा। लाभप्रद राजनीतिक पद रेम्युनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट का अर्थ अभिप्राय निम्नलिखित से है। केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई भी पद जिसके लिए उस सरकार के लोक राजस्व से वेतन या पारिश्रमिक दिया जाता हो उसे प्रॉफिट ऑफ पोस्ट या रेम्युनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट भी कहते हैं। अभी हम देख रहे हैं 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 और उसी में ऐसा प्रोविजन हम देख चुके हैं कई प्रोविजन, और ये देखते हैं केंद्र अथवा राज्य सरकार के पूर्णतः या अंशतः मालिकाना स्वामित्व के अधीन किसी निकाय का कार्यालय तथा उसी निकाय द्वारा वेतन अथवा पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है, सिवाय जहां वेतन या पारिश्रमिक क्षतिपूरक प्रकृति का हो। अनुच्छेद 361 1B में दिया गया है। 10वीं अनुसूची में वर्णित विधायक दल के इकलौता 3 सदस्यों को दल बदलने से अयोग्य घोषित होने से रोकने वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया गया तथा इसका अर्थ यह है कि बदलुओं के बीच फुट के आधार पर उन्हें हुआ कि दल कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। मतलब यह हुआ कि 2/3 सदस्य, ठीक है, 2/3 सदस्य यदि चाहेगा, 2/3 सदस्य यदि चाहेगा तो है जो एक पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में जा सकता है और उसकी सदस्यता उस समय खत्म नहीं होगी, लेकिन 1/3 अगर जाता है तो खत्म हो जाएगी। 92nd संशोधन अधिनियम 2003 जो 92वां संशोधन अधिनियम 2003 है को देखते हैं। 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषा जोड़ी गई। वे थे क्या? बोडो, देखिए ये है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। टोटल ये 18/4 22 हो गए। टोटल अभी 22 भाषा हो गए। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? ये 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ा गया है। 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई है। ओरिजिनल में कितना था? 14 था, लेकिन बाद में 21वां संशोधन 1967 में एक भाषा सिंधी को ऐड किया गया जो 14/1/15 हो गया, और बाद में, ठीक है, इसको है जो 72वां संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको एक बार रेक्टिफाई कर लीजिएगा, है जो जोड़ा गया। इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया। 15/3/18 हुआ था, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये सब 3 भाषा को जोड़ा गया। और ये 92वें संशोधन अधिनियम 2003 में है जो 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं को और जोड़ा गया। वे थे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए टोटल भाषाओं की संख्या बढ़ के 22 हो गई। 93वें संशोधन अधिनियम 2005 देखते हैं। राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या SC या ST के लिए सरकारी एवं निजी सभी तरह के शैक्षणिक संस्थानों में राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विशेष प्रावधान करने का अथवा गैर सहायता प्राप्त अधिकार दिया गया। इनमें अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान शामिल नहीं है। अनुच्छेद 15(5) में ऐसा व्यवस्था किया गया 93वें संशोधन अधिनियम 2005 में, ठीक है। यह संशोधन उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनामदार मामले 2005 में दिए गए फैसले को निरस्त करने के लिए किया गया था। इस केस में कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्य अल्पसंख्यकों एवं गैर अल्पसंख्यकों के सहायता प्राप्त निजी एवं प्रोफेशनल कॉलेज में अपनी आरक्षण नीति को थोप नहीं सकता। कोर्ट ने घोषणा की कि निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण असंवैधानिक है, ठीक है। मतलब कि कोई अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कोई खोल के रखा है तो उसमें है जो अगर गवर्नमेंट है जो उसको थोपता है कि आप भी है जो रिजर्वेशन दो, तो ऐसा सही नहीं है, ठीक है। यदि खासकर यदि वो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तब। अब हम देखते हैं 96वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। इसमें उड़ैया कर शब्द से प्रतिस्थापित उड़िया शब्द को ऊ दिया गया। 8वीं अनुसूची में शामिल उड़ीसा जो शामिल था, उड़िया भाषा, उड़िया को अब मतलब मान्यता मिला गया, जो उड़िया शब्द को मान्यता दिया गया, ठीक है। 97वें संशोधन अधिनियम 2011, इसमें क्या किया गया? सहकारी समितियों को जो कोऑपरेटिव कमेटी थी उसको संवैधानिक दर्जा
दी गई, ये 43B में, ये DPSP में दिया गया। ठीक है, तो 97 संशोधन अधिनियम 2011 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया। संविधान में 3 निम्नलिखित बदलाव किए गए। और अभी याद रखिएगा सहकारी मंत्री अभी कौन है? अमित शाह, गृह मंत्री के साथ साथ सहकारी मंत्रालय भी है, संभाल रहे हैं। सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 19 के तहत। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। संविधान में सहकारी समिति के नाम से एक नया भाग पार्ट 9B जोड़ा गया था। ठीक है, तो पार्ट 9 क्या है? ये पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। पार्ट 9A ये म्यूनिसिपालिटी नगर निगम से जुड़ा हुआ है, और पार्ट 9B ये सहकारी समिति से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है जो फैक्चुअल पूछे जाते हैं। और सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए उन्हें नीति निर्देशक तत्व में 43B में शामिल किया गया। ये देखिए 99th संशोधन अधिनियम 2014 में आया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये मेंस में भी ऐसे इससे पूछा जाता है। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजैक मतलब नेशनल जुडिशियल एक्ट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी की स्थापना की गई। किसके स्थान पे? कलेजियम सिस्टम के स्थान पे, जो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में इस संशोधन को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एवं शून्य घोषित करते हुए कलेजियम सिस्टम को फिर से बहाल कर दिया। तो 2015 में से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया एनजैक को। अब हम देखते हैं 100वां संशोधन अधिनियम 2014। तो याद रखिएगा 99 से लेकर के 105 अभी तक हुए हैं, शुरुआत में या अंतिम में। तो इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से अभी देखिएगा। 100वां संशोधन अधिनियम 2014 में आया था। इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1974 का जो भूमि सीमा समझौता हुआ था 1960 में, बेरूबरी वाला, इसके प्रोटोकॉल वर्ष 2011 के अनुपालन में भारत द्वारा कुछ भूभागों का अधिग्रहण एवं कुछ अन्य भूभागों को बांग्लादेश को हस्तांतरण किया गया तथा अवैध भूखंडों का आदान प्रदान किया गया। ठीक है, इस उद्देश्य के लिए संविधान की प्रथम अनुसूची में 4 राज्यों के क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय एवं त्रिपुरा से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया था। ठीक है, तो याद रखिए कौन कौन स्टेट में? ये असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा में के संविधान से संबंधित कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया था। ये 100वां संशोधन अधिनियम 2014 से याद रखिएगा। भारत बांग्लादेश से संबंधित है, लैंड जो क्षेत्र है जो ट्रांसफर किया गया था उससे। अब देखते हैं 101वां संशोधन अधिनियम 2017। वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? 101वां संशोधन अधिनियम 2017। यह जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है। यह एक व्यापक बहुचरणीय गंतव्य आधारित, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, डेस्टिनेशन बेस्ड है। ठीक है, यह एक व्यापक बहुचरणीय मल्टीपल फेज में होता है। यह गंतव्य आधारित मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड कर है। यह इस संदर्भ में व्यापक, जो यह कुछ ही करों को छोड़कर अन्य सभी अप्रत्यक्ष करों को समाहित करता है। तो जीएसटी क्या है? एक व्यापक बहुचरणीय गंतव्य आधारित कर है। यह इस संदर्भ में व्यापक, जो यह कुछ ही करों को छोड़कर अन्य सभी अप्रत्यक्ष करों को अपने आप में समाहित करता है। मतलब कि सारे टैक्सों को, इनडायरेक्ट टैक्सों को और अदर भी टैक्स उसको भी अपने आप में सम्मिलित करता है। कौन? जीएसटी, जिसे 101वां संशोधन अधिनियम 2017 के द्वारा लाया गया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। 102वां संशोधन अधिनियम 2018 में आया था। इसको देखते हैं। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल ओबीसी कमीशन, जो नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किसमें? 102वां संशोधन अधिनियम 2018 में। संविधान में अनुच्छेद 338 तथा 338A के साथ 338B, यहाँ पे याद रखिएगा 338B है, 338B को भी शामिल किया गया, जिनका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है। ठीक है, तो 338 में NC-SC और 338A में NC-ST और 338B में NC-BC का व्यवस्था किया गया 102वां संशोधन अधिनियम में 2018 में, और इसे एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब देखते हैं 103वां 103rd संशोधन अधिनियम 2019।
स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 16 में संशोधन कर सार्वजनिक रोजगार में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ है जो सरकारी संस्थानों में, एजुकेशनल संस्थानों में है जो वहाँ पे है जो 10% जो एजुकेशनल जिसका है जो आरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, 15(6) और 16(6) याद रखिएगा, 15(6) और 16(6) में है जो इसमें संशोधन किया गया था। हाल ही में 104 संशोधन अधिनियम 2020 आया था। 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया था, जिसमें इस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों SC एवं ST के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो 114वां संशोधन अधिनियम 2020 में आया था। ये क्या कहता है? यह इस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और लोकसभा और विधानसभा में SC और ST के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। और याद रखिएगा, जो एंग्लो इंडियन को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था, 1 सीट 2 सीट रिजर्व था लोकसभा में या विधानसभा में, वो है जो खत्म कर दिया गया। तो लोकसभा में 2 सीट है जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था एंग्लो इंडियन समुदाय से, और विधानसभा में है जो एक समुदाय, एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, जिसे खत्म कर दिया गया 104वां संशोधन अधिनियम 2020 से। अब हम देखते हैं 105वां संशोधन अधिनियम 2021, 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2021। ये लास्ट है, अभी तक यहीं तक किया गया है संशोधन। तो 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 में क्या किया गया संशोधन, जानते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियां और जिम्मेदारियां सभी नीतिगत मुद्दों और सामान पर परामर्श स्वतंत्र राज्य सूचियों पर लागू नहीं होती है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियां और जिम्मेदारियां स्वतंत्र राज्य सूचियों पर लागू नहीं होती है। इसने संकेत दिया कि राज्यों को राष्ट्रीय आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। संसद द्वारा 11 अगस्त को इसे 127वें संविधान संशोधन विधेयक देखिए 2021 के रूप में पारित किया गया था। तो आप याद रखिएगा, विधेयक और जो कानून अधिनियम है उसमें अंतर है कि जब तक वो लोकसभा या राज्यसभा में यदि कोई भी बिल पेश किया गया और वो घूमते रहा, यदि राष्ट्रपति का उस पर साइन नहीं लगा तो वो अभी विधेयक यानी कि बिल है। और जब राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया गया और उसके बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचाया गया बिल को, तब राष्ट्रपति की जैसे ही साइन करते हैं तो उस पर ये बिल नहीं, एक एक्ट बन जाता है, मतलब अधिनियम बन जाता है। तो संसद द्वारा 11 अगस्त को इसे 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 के रूप में पारित किया गया था। फिर से संख्या अंकित करने के बाद यह 105वां संविधान संशोधन अधिनियम माना जाएगा। तो ठीक है, तो ये 105वां संविधान संशोधन है जो पहले 127वां ये बिल था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरे जितने आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं फर्स्ट से लेकर के 105 तक, 101 से लेकर 105 तक जितने हुए उसको कंप्लीट कर लिया है। इससे कई सारे क्वेश्चन है जो बनाए जाते हैं, खास करके जो पहले वाले कुछ और बीच में 42, 44 संविधान संशोधन, 24वें संविधान संशोधन, ठीक है, 73, 74, 91, 69, ये सारे इंपॉर्टेंट है। 199, 109, 99, 100, 101, 2, 3, 4, 5 तक आप इसे पूरी तरीके से रट लीजिए, आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा और ये वीडियो देखने के बाद आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। और एक बार कहना चाहेंगे कि यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।